अस्सलाम वालेकुम। ये अभी मैंने जो लेक्चर रिकॉर्ड किया था पार्ट ए के अंदर, पार्ट 1 ऑफ दिस सीरीज, उसमें मैं यहाँ तक पहुँच पाई थी कि हमें ये दो वैल्यूज जेड अल्फा बाय 2 माइनस जेड अल्फा बाय 2 एक्चुअली रेंज देंगी इंटरवल एस्टिमेशन की। और ये रेंज हमें कैसे मिलेगी कि हम अल्फा बाय 2 पे जाके जेड चेक कर लें। अल्फा बाय 2 इज द प्रोबेबिलिटी, उसको जेड देख लें। लेकिन अल्फा बाय 2 पे नहीं मिल सकती हमें, तो हम इसका 1 माइनस अल्फा बाय 2 करके इस साइड लेफ्ट साइड से हम जेड प्रोबेबिलिटी कंसिडर करेंगे और माइनस अल्फा बाय 2 और उससे जेड निकाल लेंगे। तो पिछली स्लाइड में मैं यहाँ तक पहुंची थी क्योंकि रेंज, आप एक तरफ का जेड अल्फा बाय 2 निकालेंगे तो उसमें माइनस साइन लगा देंगे तो दूसरी साइड का आपको लोअर लिमिट पता चल जाएगी इंटरवल की। सही है। सो इट मींस व्हाट वी आर लुकिंग एट, हम क्या मालूम कर रहे हैं। अब जरा हम इसको जरा सा कंक्लूड करते हैं जो हमने एस्टिमेशन किए। बेसिकली हम कहना ये चाह रहे हैं कि जब z माइनस जेड की वैल्यू z माइनस जेड अल्फा अपॉन 2 और प्लस जेड अल्फा अपॉन 2 के बीच में होती है तो प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा होती है। और ये 1 माइनस अल्फा वो कॉन्फिडेंस इंटरवल है जिसमें हम चाहते हैं कि हमारे एस्टिमेशन की प्रोबेबिलिटी रहे। क्योंकि अगर हमारे एस्टिमेशन की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा के बराबर, कॉन्फिडेंस इंटरवल के बराबर रहेगी, तो चांसेस बहुत हाई होंगी कि जो भी मीन या वेरिएंस या स्टैंडर्ड डिविएशन हमने पॉपुलेशन के लिए एस्टिमेट किया है सैंपल से, वो सही है और उसी इंटरवल के अंदर पॉपुलेशन का पैरामीटर लाई कर रहा होगा। अच्छा ना हो, क्योंकि हमें z से वापस x में जाना है। z एक्चुअली डेटा तो नहीं है, z तो एक ट्रांसफॉर्म्ड वैल्यू है जिससे हम एक नए डोमेन में आ जाते हैं, जो कि और हम टेबल्स रीड कर पाते हैं उस डोमेन में आके या उस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू। लेकिन z इज नॉट द रियल वैल्यू ऑफ मीन, वेरिएंस और द पैरामीटर वी आर लुकिंग फॉर। तो हमें वापस किस में जाना होगा, हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज में x में जाना होगा। इसके लिए स्टेप नंबर 8 में हमने एक थ्योरम पढ़ा है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, जो कि कहता है कि पॉपुलेशन और सैंपल के बीच में जो मीन्स है, अगर आपको पॉपुलेशन का मीन और सैंपल का मीन सेम रखना है या उनका उनका डिफरेंस उनमें थोड़ा बहुत अगर मौजूद भी है, सेम नहीं है, पॉपुलेशन का मीन और सैंपल का मीन सेम भी नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस हम कैसे मालूम कर सकते हैं? मालूम कर सकते हैं z इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा अपॉन रूट एन। एक्स बार जो है वो सैंपल का मीन है, म्यू पॉपुलेशन का मीन है, सिग्मा पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है और स्क्वायर रूट एन नंबर ऑफ सैंपल्स है सैंपल के अंदर, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है सैंपल के अंदर। तो अगर देखें पॉपुलेशन और सैंपल का मीन बराबर हो जाए ना, x माइनस म्यू का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इट मींस कि z बिल्कुल कहाँ पे आ जाएगा, z बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। क्योंकि जब हम टेबल देखते हैं तो ये वैल्यू z की हमेशा सेंटर में 0 होती है। इट मींस म्यू और z यानी दोनों का डिफरेंस 0 के बराबर हो जाता है। ये z के अंदर बात करें, म्यू नहीं है, ये पूरा स्केल z का है। स्टैंडर्ड डेविएशन से हमने z को कन्वर्ट कर लिया x की फॉर्म में, x बार माइनस म्यू सिग्मा, ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम है सॉरी, जिसके जरिए हमने z को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। z की जगह हमने वैल्यू डाल दी। सेंट्रल लिमिट थ्योरम पॉपुलेशन और सैंपल के मीन्स को कहता है कि अगर जितना बड़ा सैंपल बनाते जाओगे तो बिल्कुल पॉपुलेशन की तरह होता जाएगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि सैंपल और पॉपुलेशन दोनों के मीन सेम हो जाएंगे और उनका डिफरेंस 0 हो जाएगा और दोनों बिल्कुल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे। तो दोनों नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे, उनका डिफरेंस 0 हो जाएगा, तो z क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये सैंपल बिल्कुल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट, सैंपल की डिस्ट्रीब्यूशन में बिल्कुल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह हो जाएगी, यानी सैंपल सही मायनों में पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने लगेगा, जो कि आइडियल कंडीशन होती है। आइडियल कंडीशन नहीं है तो एक्स बार माइनस म्यू बहुत सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, वही हमें देखना पड़ेगा, वही हमें देखना है। तो जेड की जगह जब ये डाल देंगे तो हमें तो क्योंकि मीन कैलकुलेट करना है, पॉपुलेशन का म्यू कैलकुलेट करना है, सही है। तो बाकी वैल्यूज को हम क्या करेंगे, लिमिट के साइड भी मूव करेंगे, लिमिट के साइड भी मूव करेंगे। जब लिमिट के इस साइड पे हम मूव करेंगे so this should be अगर तो ये ग्रेटर वाली वैल्यूज होती हैं तो यहाँ पे जाके माइनस होती हैं और लेस वाली वैल्यूज होती हैं तो यहाँ पे जाके प्लस होती हैं, सही है। मैंने क्लास में भी इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया था, लेकिन अभी मैंने प्लस माइनस बता दिया है कि इनइक्वालिटी में आपको पता होना चाहिए टर्म्स
प्लस जब ग्रेटर देन की वैल्यू होती है और जब दूसरी साइड पे जाती है तो माइनस हो जाती है, और जब लेस देन की वैल्यू दूसरी साइड पे जाती है तो प्लस हो जाती है। तो इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि ये जो वैल्यू है जब ये मूव करेगी दोनों साइड पे, तो बीच में सेंटर में सिर्फ मीन रह जाएगा, म्यू रह जाएगा, जो हमें कैलकुलेट करना है। और एक मिनट सोचा क्लियर कर दूं। और ये अपर लिमिट मिल जाएगी आपको, ये लोअर लिमिट मिल जाएगी मीन की, पॉपुलेशन के मीन की, ठीक है, फॉर अ सर्टेन कॉन्फिडेंस इंटरवल। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ हम कह सकेंगे कि मीन इस रेंज में है, हम 98% कॉन्फिडेंस के साथ कह सकेंगे मीन इस रेंज में है। बेसिकली कॉन्फिडेंस इंटरवल टेल्स यू द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग दिस इंटरवल, जिसमें हमने म्यू कैलकुलेट किया। सही है, तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया। और इसका मतलब ये है कि जब भी आपसे इंटरवल कहा जाए जिसमें आप मीन कैलकुलेट करें पॉपुलेशन का, वो कैसे कैलकुलेट होगा इंटरवल? इस फॉर्मूले के थ्रू। मीन बीच में आएगा एक्स बार। एक्स बार क्या है? सैंपल का मीन है। जेड अल्फा बाय 2 क्या है? आप जाके टेबल में वैल्यू देखेंगे जेड की अल्फा बाय 2 के लिए। और अल्फा बाय 2 कहाँ से आ रहा है? कॉन्फिडेंस इंटरवल से आ रहा है। इस कॉन्फिडेंस इंटरवल से आप अल्फा कैलकुलेट करेंगे, अल्फा से अल्फा बाय 2 निकालेंगे, और फिर मैंने आपको बता दिया अल्फा बाय 2 से डायरेक्टली जेड अल्फा बाय 2 नहीं निकलेगा, 1 माइनस अल्फा अपॉन 2 करके आपको जेड अल्फा बाय 2 निकालना। जेड अल्फा बाय 2 आ गया, इधर माइनस का इधर प्लस के साथ सिग्मा। अगर तो ये बड़ा सैंपल है, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये फॉर्मूला कहाँ लगेगा? ये फॉर्मूला लगेगा फॉर लार्ज सैंपल्स, और लार्ज सैंपल्स होते हैं ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 30। These are large samples. For large samples, population का standard deviation और सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन सेम होता है। यानी इस फॉर्मूले में जो मैंने सिग्मा रखा हुआ होगा ना, वो बेसिकली पॉपुलेशन का सिग्मा नहीं होगा, वो सैंपल का सिग्मा भी हो सकता है। अगर डेटा में आपको पॉपुलेशन का सिग्मा या स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया हुआ और सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। वजह क्या है? बड़े सैंपल के लिए पॉपुलेशन और सैंपल दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा रिसेंबल करते हैं, दोनों की डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसी होती है, दोनों का शेप एक जैसा होता है, इसलिए दोनों की स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस एक जैसी होती है। छोटे सैंपल में क्या होता है? अगर पॉपुलेशन ऐसी है तो हो सकता है सैंपल ऐसा हो जाए, या पॉपुलेशन बहुत स्टीप है लेकिन सैंपल थोड़ा फैला हुआ हो जाए। तो छोटे सैंपल में सैंपल पॉपुलेशन को सही तरह रिप्रेजेंट नहीं करता, इसलिए वेरिएंस होती क्या है? वेरिएंस एक्चुअली बताती है शेप कैसा है। वेरिएंस से स्टैंडर्ड डेविएशन में फर्क है, सिर्फ स्क्वायर रूट का फर्क है, दोनों शेप बताते हैं। तो अगर बड़ा सैंपल होगा तो पॉपुलेशन और सैंपल में ज्यादा फर्क नहीं होगा, इसलिए पॉपुलेशन का अगर आपको सैंपल पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया हो तो आप सैंपल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है, यहाँ तक हो गया। तो आप बड़े सैंपल्स के लिए ये जो फॉर्मूला हमें दिया हुआ है, ये जो पूरा मैंने अभी हाईलाइट कराया है, ये किसके लिए? ये बड़े सैंपल के लिए, जहाँ पे n ग्रेटर देन इक्वल टू 30, वहां पे हम इस फॉर्मूले से इंटरवल एस्टिमेट करेंगे। अब उसके बाद अगर आपने इंटरवल एस्टिमेट नहीं किया और पॉइंट एस्टिमेट किया, पॉइंट एस्टिमेट में क्या होता है? आप एक वैल्यू देते हैं कि पॉपुलेशन का मीन 23 होगा। क्यों? क्योंकि सैंपल का मीन भी 23 है। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि भाई सैंपल का मीन 23 और पॉपुलेशन का मीन भी 23 है, तो बताओ इस तुम्हारे स्टेटमेंट में कितना एरर है? कितना एरर हो सकता है? सैंपल का मीन एक्स बार है और पॉपुलेशन का मीन म्यू है। सही है। सो ये डिफरेंस इन दोनों में एरर कितना है? यानी आपका जो क्लेम है, अगर सिंगल वैल्यू एस्टिमेशन है, इंटरवल नहीं सिंगल, वो एरर इसमें कितना हो सकता है? एक्स बार और म्यू में जो आपने स्टेटमेंट दिया है कि एक्स बार म्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगल वैल्यू दे दी है, इस एरर को हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड अल्फा अपॉन 2 सिग्मा अपॉन स्क्वायर रूट एन से, फॉर कॉन्फिडेंस इंटरवल। कोई ना कोई कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा उसके अंदर, उसके साथ हम कह सकेंगे 95% कॉन्फिडेंस के साथ कह सकेंगे, 98% कॉन्फिडेंस के साथ कह सकेंगे क्या कि ये जो एक्स बार का जो एस्टिमेट हमने किया है म्यू के बारे में, ये कभी भी जेड अल्फा अपॉन 2 सिग्मा अपॉन रूट एन को एक्सीड नहीं करेगा। तो एरर हमेशा किसके बराबर आता है? जेड अल्फा अपॉन 2 सिग्मा अपॉन रूट एन।
लेकिन ये एरर भी किस तरह के सैंपल्स के लिए ट्रू है? ये एरर आप कब निकालते हैं? जब बड़ा सैंपल है। जब बड़ा सैंपल है तो एक्स बार और म्यू में डिफरेंस ज्यादा नहीं होता और एरर हमेशा कंट्रोलेबल होता है और एरर हमेशा एक सर्टेन रेंज में होता है। इसीलिए ये जो एरर का फॉर्मूला है ये ट्रू हो जाएगा। और एरर का फॉर्मूला, एरर हमेशा एक पर्टिकुलर इंटरवल के इस जो भी आपने इंटरवल एस्टिमेट किया ना उसके अंदर ही रहेगा एरर हमेशा। यानी एक्स बार और म्यू में ज्यादा फर्क नहीं आएगा। ये कब ट्रू है? जब लार्ज सैंपल्स है। इतना कुछ मैं बता रही हूँ कि लार्ज सैंपल्स के लिए बता रही हूँ।